हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 20 दिसंबर को जो ऑनलाइन जो पेपर हुआ था। और इस वीडियो में हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हो आपको लगातार मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने हिंदी में। और फिर हम बात करते हैं अपने इंग्लिश के ऑप्शन की। डेवलपमेंट अकर अलोंग अ सिंगल कोर्स एंड इज नॉट यूनिडायमेंशनल। दोस्तों यहाँ पर नोट नहीं होगा, ये नोट को आप ख़त्म कर दो क्योंकि ये नोट है नहीं यहाँ पर, क्योंकि हिंदी में भी हमने जब चेक करते हैं तो विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, तो नोट का तो वहाँ कहीं जिक्र ही नहीं था, तो वो मिसप्रिंट है। यानी कि पहला ऑप्शन ये है आपका, डेवलपमेंट अकर अलोंग अ सिंगल कोर्स एंड इज़ यूनी डायमेंशनल। सेकेंड ऑप्शन है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द टॉप डाउन एंड फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ नेचर एंड नर्चर। डेवलपमेंट अकर इन सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। तो दोस्तों सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट में भी डेवलपमेंट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेचर और नर्चर दोनों से होता है डेवलपमेंट। और टॉप डाउन एंड फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड, यानी कि जिसको हम कहते हैं सिफलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल, तो ये भी होता है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन गलत है, यानी कि यूनि डायमेंशनल नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है। और सिंगल कोर्स हम यहाँ तक भी आप देख पाते हैं कि सिंगल कोर्स की बात कर रहा था, सिंगल कोर्स नहीं होता है। तो इसीलिए पहला ऑप्शन गलत था और हमसे गलत ही पूछा था, इसलिए वही सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बात की थी आपसे, वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द स्फेयर ऑफ। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र में लागू होता है। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है, मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मोरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये जो एक होता है सिफेलोकॉर्डल और एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकॉर्डल को यहाँ पर जो बोला गया है वो बोला गया है कि किस जगह यूज़ होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि सिफेलोकॉर्डल एक तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल चलता है, पहला लॉन्गिट्यूडनल चलेगा। दूसरा आप ये जाता है टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन। तीसरा जो है हेड टू टॉय भी इसको कह सकते हैं, हेड टू टॉय, सर से पैर तक। यानी कि जैसे एक कोई तो इसका जो डेवलपमेंट होगा वो सर से पैर की तरफ आएगा, यानी कि पहले सर होगा फिर पैरों पर उसका कंट्रोल आएगा। तो ये होता है सिफेलोकॉर्डल, यानी कि ये फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और फिजिकल डेवलपमेंट आपका आता है मोटर डेवलपमेंट में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मोटर डेवलपमेंट। इसी में एक चीज़ एक और आती है आपका, वो होता है जिसे कहते हैं हम प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल। और इसमें क्या होता है, सेंटर से आउटवर्ड की तरफ जाता है, सेंटर से बाहर की तरफ, या इसको कह सकते हैं नियर टू डिस्टेंस, नियर टू डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, सेंटर टू आउटवर्ड और नियर टू डिस्टेंस। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 में। और इसमें बोला गया है, डैश इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। जन्म से पूर्व, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन या युवावस्था। तो
दोस्तों ये जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, जिसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो डेवलपमेंट होता है ये आपका 2 से 6 साल के बीच में होता है, और इसी को सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कह सकते हो कि सेंसिटिव माना गया है। तो इसको सेंसिटिव पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, इसको क्रिटिकल पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, क्रिटिकल पीरियड। इसको फास्टेस्ट पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, फास्टेस्ट पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, फास्टेस्ट पीरियड। यानी कि भाषा सीखने के में जो सबसे फास्टेस्ट पीरियड होता है वो यही होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। सोशल डेवलपमेंट भी इस पीरियड में ही सबसे ज़्यादा होता है। और नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं कि जन्म से 5 वर्ष तक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसको नॉम चॉम्स्की जो है वो ये कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि जिसको उन्होंने LAD कहा है, ये जन्म से लेकर 5-6 साल तक ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। यानी कि लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा इसी में होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि आपका प्रारंभिक अवस्था हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और इसमें भी एक फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे दे रखे हैं। अकर विद इन द फैमिली व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक्वायर लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट इनिशियल कोग्निटिव स्किल। परिवार में आरंभ होने वाली वे प्रक्रिया जिसमें बच्चे व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? प्रारंभिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण, या प्रच्छन्न अवयव समाजीकरण, या सक्रिय समाजीकरण। तो दोस्तों इसको जो कहा जाएगा, जब फैमिली से कोई चीज़ बच्चा सीखता है या फैमिली में रहकर कोई बच्चा सीखता है तो उसको कहते हैं हम प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो होता है वो आपका स्कूल के अंदर हो सकता है, आपका पीयर हो सकते हैं, बच्चे के जो दोस्त होते हैं वो हो सकते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके प्राइमरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन। और जो प्राइमरी होता है वो फैमिली में रहकर बच्चा सीखता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग, at which level is moral thinking based on taking initial perspective of the society? लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? तो ये 4 ऑप्शन है और 1 बाय 1 हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या लेट कन्वेंशनल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, जिसको हम कहेंगे कन्वेंशनल पीरियड। कोलबर्ग ने जो दी थी थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दी थी, जैसे कि तो कोलबर्ग के जो द्वारा दी गई है मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई है, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये दी गई है आपका कोलबर्ग के द्वारा। और प्री कन्वेंशनल जो पीरियड होता है उसमें बच्चा सिर्फ, जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें सिर्फ बच्चा रिवार्ड एंड पनिशमेंट के बारे में ही सोचता है। तो ये भी आता है कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट किस लॉरेंस कोलबर्ग के किस स्टेज के अंदर आता है, तो वो होता है आपका प्री कन्वेंशनल पीरियड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। From a Piagetian perspective या Piaget perspective, the process of taking new information into the existing body of knowledge is called। पियाजे के सिद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपनी मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने ये है। अकोमोडेशन कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों पियाजे ने अपनी जो थ्योरी बात की है, उन्होंने बात की है एसिमिलेशन की। ऑप्शन नंबर इसका 3 ठीक है। एसिमिलेशन होता क्या है? एग्जिस्टिंग नॉलेज को बिना चेंज किए न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेना। मतलब यहाँ पर एक वर्ड भी आता है जिसको हम लिखते हैं मॉडिफाइंग किए, बिना
मॉडिफाइंग किए। तो बिना मॉडिफाइंग किए जो पुरानी नॉलेज है उसी में न्यू नॉलेज को ऐड अप कर लेना या जोड़ लेना, यही कहलाता है असिमिलेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आत्म सात्करण। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। मीना हैज़ बिगन टू सी वर्ड एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। शी हैज़ ऑल्सो बिगिनिंग टू रीजन लॉजिकली थ्रू शी कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीना इन। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा ये समझने लगी कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्ध नहीं कर पाती, यानी कि कंजर्वेशन वो नहीं कर पा रही है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था पर है? तो प्री ऑपरेशनल, फॉर्मर ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर या कंक्रीट ऑपरेशनल। तो ये मीना जो है अभी ये आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, यानी कि जिसको हम कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे प्री कन्वेंशनल पीरियड। अब ये इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका होता है 2 से लेकर 6 साल के बीच में। और ये जो है इस पीरियड के अंदर अदर पीपल के फील, उसकी नज़र में जो होता है सी, जो देखता है वैसे ही बच्चा देखता है। जो अच्छा इरिवर्सिबल जो होता है वो कॉन्सेप्ट ये समझ नहीं पाता है इस पीरियड के अंदर। इरिवर्सिबल कि कोई चीज़ वापस आ सकती है, जैसे कि पानी से बच्चा बर्फ़ बनना देखता है तो वो ये समझ नहीं पाता है कि वापस वो ये पानी भी बन सकता है। तो कंसेप्ट ऑफ तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन को बच्चे नहीं समझ पाते हैं। और इसी पीरियड में इकोसेंट्रिज्म भी बच्चे के अंदर आ जाता है, यानी अपने आप को ही वो फील करना चालू करता है, यानी कि वो ये सोचता है कि हम जैसा सोचते हैं सभी लोग वैसे ही सोचते हैं या करते हैं। तो ये पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के विकास के लिए भी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जिसको कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हैज़ बीन proposed बाय जेरोम ब्रूनर, डेविड ओसुबल, रॉबर्ट एम गेंग या लेव वोगोट्स्की। समीप विकास का क्षेत्र का संप्रति किसने प्रतिपादित किया? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रॉबर्ट एम गाइने, जेरोम ब्रूनर, डेविड ओसबेल या लेव वोगोट्स्की। तो दोस्तों जो ZPD का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था आपके लेव वोगोट्स्की ने, और इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था, अपनी एक थ्योरी थी जो इन्होंने दी थी। उस थ्योरी को कहा जाता है सोशो कल्चर थ्योरी। सोशो कल्चर थ्योरी। तो इसमें इस सोशो कल्चर थ्योरी में इन्होंने ये कहा था कि सोशल इंटरेक्शन जो होता है बच्चे का वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लर्नर के लिए, डेवलपमेंट फॉर लर्निंग के लिए। अच्छा, बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शन में जैसे जेरोम ब्रूनर है, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंस्ट्रक्शन। तो थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया था आपका जेरोम ब्रूनर ने। डेविड ऑसबेल ने दिया था आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ये दिया था आपका डेविड ऑसबेल ने। और रॉबर्ट एम गाइने ने जो दिया था वो आपका दिया था हायरार्की ऑफ लर्निंग। हायरार्की ऑफ लर्निंग। तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये पेपर में पूछ लिया जाता है।
हायरार्की ऑफ लर्निंग। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच स्टेटमेंट करेक्टली लेज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेव-वाइगोट्स्की थ्योरी। कौन सा कथन लेव-वाइगोट्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? 4 ऑप्शन है, ये है लर्निंग इज अनकॉन्शियस प्रोसेस, लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, थर्ड ऑप्शन है लर्निंग इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, और चौथा ऑप्शन है आपका लर्निंग इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस दैट अकर इन 4 स्टेजेस। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। मैंने आपको अभी बताया था कि हमने ऊपर ही बात की थी जब सोशो कल्चर थ्योरी, यानी कि जब लेव-वाइगोट्स्की ने अपने सोशो कल्चर थ्योरी दी थी और उसमें उन्होंने बात की थी कि बच्चा के लर्निंग में सोशल इंटरेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और वो सोशल से ही सीखता है। तो लर्निंग इज सोशल एक्टिविटी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रेटजी दैट वुड प्रोमोट मीनिंगफुल लर्निंग इज रेगुलर। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, हम 1 बाय 1 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रेगुलर इंडिविजुअल कंपटीशन, यूज ऑफ वर्बल पनिशमेंट, यूनिफॉर्म रिजिडिटी स्ट्रक्चर करिकुलम, या फोकस ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन ओनली असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 ही ठीक है, यानी कि हमें फोकस करना है असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए, ना कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए। अच्छा, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है इसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, जिसको हम SA भी बोलते हैं। और ये एग्ज़ाम जो होते हैं, सालाना जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं किसी की, उसको बढ़ाने के लिए, उसको रैंक करने के लिए, उसको आगे क्लास में प्रमोट करने के लिए, उसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। और यहाँ पर जो बात की गई है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि FA, इसको कहेंगे आपका FA। और FA जो होता है ये आपकी क्या चेक करता है, ये आपका चेक करता है रेगुलर बेसिस पर जो आप बच्चे की सीखते हैं उनके गैप्स को ढूंढने में मदद करता है, जिससे टीचर को हेल्प मिलती है कि बच्चे के कहाँ गैप आ रहे हैं। सिमिलरली स्टूडेंट को भी हेल्प मिलती है कि वो अपने जो गैप है जहाँ वो समझ नहीं पा रहे हैं उनको डेली बेसिस पर या रेगुलर बेसिस पर वो चेक कर पाते हैं। तो इसी को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, और ये डेली बेसिस पर भी होता है, टीचर हर क्लास में ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट थ्योरी एडवोकेट दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब 1 बाय 1 हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वाइगोट्स्की सोशो कल्चर थ्योरी, एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, या बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये साइंटिस्ट के साथ साथ ये आपको इनकी थ्योरी भी दी गई है, तो ये आप अपने लिए नोट कर लेना, क्योंकि ये थ्योरी भी पूछी जाती है कि ये सोशो कल्चर थ्योरी किसके द्वारा दी गई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई, थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट किसके द्वारा दी गई, जैसे बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे ने ये बात कही थी जो क्वेश्चन में पूछी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस adopted by a teacher in a classroom to address gender stereotype?
जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? यहाँ पर उचित नहीं है पूछा गया है। अब देखते हैं, काउंट जेंडर वाइज, सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब ये तो बात गलत ही हो गई। ये तो जो सेकंड ऑप्शन है कि बॉयज़ को अलग बिठा देना और गर्ल्स को अलग बिठा देना, तो ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप आपका दिखा रहा है, और इसमें यही पूछा गया था कि कौन सा इफ़ेक्टिव नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। पारो हेल्प हर फादर इन हिज कारपेंट्री शॉप वेयर हिज सक्सेसफुली मेजर वुडन ब्लॉक using technique taught by her father. She is recently admitted to a public school under AWS scheme where she is unable to cope with the academic demand, especially in this situation. The teacher should. पारो अपने पिता की बड़ाई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहाँ वे लकड़ी के ब्लॉक या टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल ही में AWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला, जहां पर वे शैक्षिक अपेक्षाओं या खासकर गणित की सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति को अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब 4 ऑप्शन में देखते हैं क्या ऑप्शन सुटेबल रहेगा। टेल्स पारो दैट शी डज नॉट हैव एबिलिटी टू स्टडी। पारो को ये बोल देना कि उसके पास एबिलिटी नहीं है स्टडी करने की, तो ये तो गलत है बात, तो ये तो हो नहीं सकता। गिव टेस्ट एंड इनकरेज रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस। उसको लगातार टेस्ट देना और उसको प्रैक्टिस के लिए और एक तरीके से लगातार बाध्य करना, तो ये भी गलत है। कॉन्टेक्चुअलाइज द करिकुलम एंड स्टडी द मटेरियल फॉर पारो। इंटीग्रेटिंग हर मैथमेटिकल एक्सपीरियंस गेन आउटसाइड द स्कूल। दोस्तों यही सही है, यानी कि जो वो बाहर से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीख रही है उसको इंटीग्रेट करना या उसको जोड़ना क्लास के में जोड़कर, जैसे कि अभी क्वेश्चन में बताया गया है कि वो वुडन ब्लॉक को मापती है, तो यहाँ मेज़रमेंट का कॉन्सेप्ट जो वो सीखेगी वो आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में काम आ जाएगा, और या आपका जहाँ पर मेज़रमेंट वाला चैप्टर है वहाँ पर काम आ जाएगा। तो उन सबको एक साथ जोड़कर चलना, यही टीचर को चाहिए कि आउटसाइड जो नॉलेज वो सीख रही है मैथमेटिकल, उसको क्लास में यूज़ करें ताकि वो जल्दी से ज़्यादा सीख पाए। सेंसिटिव टू द साउंड, रिदम एंड मीनिंग ऑफ वर्ड कैरेक्टराइज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना के बुद्धि के मूल हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल या लिंग्विस्टिक या स्पेशल। तो दोस्तों ये आपका होगा लिंग्विस्टिक, 3rd ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो है आपका, ये हावर्ड गार्डनर ने दी थी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर ने दी थी ये आपकी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और इसमें बोला गया है इन अ सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम विच मेथड ऑफ असेसमेंट वुड बी प्रिफर्ड। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैविंग वन वर्ड आंसर, स्टैंडर्डाइज टेस्ट या टेस्ट बेस्ड ऑन मेयर रिकॉल। तो दोस्तों रेक्टाफिकेशन वाला, रिकॉल वाला, ये तो गलत है, और ऑब्जेक्टिव से भी वो ज़्यादा सीख नहीं पाएगा और स्टैंडर्डाइज टेस्ट में भी नहीं। हम जो असेसमेंट के लिए हम करेंगे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट देंगे, यानी कि जिससे बच्चे आपस में भी एक दूसरे से मिलकर वो सीख पाएंगे, इसी को कहेंगे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें बच्चा एक दूसरे की मदद करता है या एक दूसरे की हेल्प से साथ में मिलकर काम करते हैं, तो उसमें बच्चा ज़्यादा सीखता है, तो वो होता है आपका कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। द कंटिन्यूस एस्पेक्ट इन
द कंटिन्यूस एस्पेक्ट इन कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन इम्प्लाइज, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो पहला ही आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग एम्प्लॉय डिफरेंट टूल्स। तो यही होगा कंटिन्यूस एस्पेक्ट इन कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, उसको लगातार इंकरेज करना। क्वेश्चन नंबर 17 में स्टूडेंट शुड बी इंकरेज टू सेट डैश गोल्स। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक भरना है। शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मास्टरी ओरिएंटेड, फेल्यूर ओरिएंटेड, फेल्यूर एक्सेप्टिंग या सेल्फ डिफीटिंग। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका होगा मास्टरी ओरिएंटेड, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, इसको मास्टरी ओरिएंटेड गोल होता क्या है, टीचर बच्चों को लगातार मोटिवेटेड और इनकरेज करता रहे जिससे बच्चों का आत्मविश्वास और वो डिमोटिवेट होने से लगातार बचें। तो इसी को कहेंगे हम मास्टरी ओरिएंटेड। इनकरेज करने के लिए हम मास्टरी ओरिएंटेड का यूज़ करते रहते हैं, जिसमें हम बच्चों को लगातार मोटिवेट करते रहते हैं और उनको डिमोटिवेशन से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन, स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस या सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग। निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर होगा 3, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमें इंक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन में क्या होगा कि हमें दूसरों के जो डिफरेंसेस हैं उनको भी एक्सेप्ट करके सबको एक साथ लेकर इंक्लूसिव एजुकेशन देनी चाहिए। यही प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन में बताया भी गया है। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन आज के दौर में सभी स्कूलों में दी जा रही है, जिसमें हम सभी बच्चों को, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, उन सबको एक ही क्लासरूम में बिठाते हैं ताकि उनमें अलग भाव ना आए, उनमें कोई स्पेशली जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके अंदर कोई ऐसा भाव ना आए कि हम उनसे किसी भी प्रकार में कम हैं। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का एक पार्ट है। ए चाइल्ड विच हैज़ पार्शियल विजन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे। अभी 4 ऑप्शन है आपके सामने, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीटेडली क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में पूछा भी गया है। शुड बी इनकरेज टू ऑप्ट फॉर होम बेस्ड एजुकेशन या नीड टू बी सेपरेट इंस्टीट्यूशन। अब उनके लिए सेपरेट इंस्टीट्यूशन बना देना ये तो गलत ही बात है, अभी मैंने बताया कि सबको साथ में लेकर चलना है। या शुड बिकम अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल विथ इंक्लूसिव प्रोविज़न। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर इसका 3 ही ठीक है, यानी कि उनको रेगुलर स्कूल में जो आपका होगा सबके साथ मिलके एक तरीके से आपका पढ़ाना चाहिए, और ये स्कूल प्रोविज़न्स के अंदर भी ये बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल सपोर्ट क्रिएटिव इन अ क्लासरूम, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी। तो ये 4 ऑप्शन हैं और इसके बाद ये बोला गया है कि कौन से ऑप्शन इसमें सूटेबल होंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ इमेजिनेटिव आंसर, एम्फेसाइजिंग ऑन ब्रेन स्टॉर्मिंग, एम्फेसाइजिंग ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो दोस्तों कन्वर्जेंट थिंकिंग तो कभी भी नहीं हम करेंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग कभी भी स्टूडेंट की नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए। तो 3rd ऑप्शन जहाँ होगा पहले सबसे पहले हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो 3rd है आपका ऑप्शन नंबर 2 में, तो 2 तो नहीं होना आंसर, इतना तो कंफर्म हो गया आप। अब पहला देखते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ इमेजिनेटिव आंसर्स। तो बिल्कुल सही है कि हम इमेजिनेटिव आंसर्स को एक्सेप्ट करेंगे। एम्फेसाइजिंग ऑन ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करेंगे, जिससे बच्चा कुछ नया सोचे, कुछ स्टॉर्म करे, खुद से एनालाइज करे। और टॉलरेंस टू डिसेंट, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि 1st, 2nd और 4th ठीक है। और ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में मिल पा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज नॉट, दोस्तों यहाँ नॉट पूछा गया है, इन लाइन विद द फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव टू हेल्प अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म इन योर क्लास हु इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कॉप विद द ग्रुप एक्टिविटीज। एक स्वर चिंतन या आत्मविमोह वाले छात्र को आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। दोस्तों यहाँ पूछा गया नहीं है, बहुत ध्यान से देखना है आपको ये चीज़। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अब 1 बाय 1 हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गिविंग अप्रोप्रिएट विजुअल एंड हैंड रिटन मटेरियल टू बी यूज ड्यूरिंग द ग्रुप वर्क, बिल्कुल सही है ये तो। अलाउइंग द चाइल्ड टू वर्क इन पेयर इन अ रिलैक्सिंग एटमोसफेयर विद लेस नॉइस, या सेंडिंग द चाइल्ड टू स्टडी इन स्पेशल स्कूल। दोस्तों मैं बार बार बात कर रहा हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में तो ये बात बोली ही नहीं गई कि उन बच्चों को किसी स्पेशल स्कूल में भेज दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। 22 क्वेश्चन में देखते हैं, इन अ प्राइमरी क्लासरूम द टीचर मस्ट, अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षा को छात्रों को प्रश्न पूछने, ये 4 ऑप्शन चाहिए। इनकरेज, डिस्करेज, नेवर अलाउ या पनिश। तो दोस्तों अब क्या एक टीचर का काम क्या है कि वो हमेशा अपने बच्चों से क्लास में क्वेश्चन करने के लिए इनकरेज करे उन्हें, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 ही ठीक हो जाएगा। डिस्करेज तो कभी भी नहीं करना चाहिए, नेवर अलाउ भी कभी नहीं और पनिश भी नहीं। पनिश करेंगे तो फिर बच्चे लर्निंग प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, वो आपसे जो भी डाउट होंगे वो कभी भी नहीं पूछेंगे, और डिस्करेज कर दिया तो वो वैसे ही नहीं पूछने वाले हैं। अब 23 में चलते हैं। असर्शन है ये, स्कूल मस्ट इनेबल चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइसेस, नर्चर देयर क्यूरियोसिटी टू डू थिंग, टू आस्क क्वेश्चंस, टू engage in discussion and do group work rather than building their ability to reproduce textual knowledge. Reason है learning is active and social in its character। तो हिंदी में ये क्वेश्चन है आपका और 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो दोस्तों इसका जो पहली स्टेटमेंट है वो तो ठीक है और दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, यानी कि असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, और ये आपको मिल पा रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 में। ग्राफिकल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज एंड रिलेशनशिप्स विद अ पर्टिकुलर टॉपिक आर नोन एज। 4 ऑप्शन आपके सामने। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखी साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। तो 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, चंक्स, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, निमोनिक्स या कॉन्सेप्ट मैप। तो दोस्तों इसको कहते हैं हम कॉन्सेप्ट मैप्स। ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैप होता क्या है, किसी भी टॉपिक को उनके जो इंटरकनेक्टेड करके किसी चीज़ को पढ़ा लेना या रिप्रेजेंट करके एक ऑर्गेनाइज करके ग्राफिकल टूल्स की मदद से, तो उसी को कहते हैं हम कॉन्सेप्ट मैप। आज के टाइम पे कॉन्सेप्ट मैप का बहुत इम्पोर्टेंस है आपकी एजुकेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द एग्जाम्पल दैट इलस्ट्रेट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। अब आंतरिक प्रेरणा को कौन दर्शा रहा है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रोशनी इज वर्किंग हार्ड टू स्कोर वेल एग्जाम एज हर पेरेंट हैव प्रॉमिस हर वॉच ऑन गेटिंग अबव 90%। यानी कि 90% अगर वो पाई, 90% से ज़्यादा अगर रोशनी को मिलेंगे तो उसको वॉच मिलेगी, तो उसके लिए वो हार्ड वर्किंग कर रही है। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो है नहीं, क्योंकि ये किसी के मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए कर रही है, अंदर से नहीं आ रही है बात। रूमी कंप्लीट हर होमवर्क सो दैट हिज पेरेंट लेट हिम वॉच टीवी। रूमी जो है अपना
होमवर्क कंप्लीट कर लेती है ताकि उसके पेरेंट्स उसको टीवी देखने दें। तो ये भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है। वो इसलिए होमवर्क जल्दी कंप्लीट कर रही है या कंप्लीट कर रही है ताकि वो टीवी देख पाए। रमा रीडिंग मोर बुक्स सो दैट हर नेम इन फर्स्ट ऑन रीडिंग स्टार्स टू विन हर टीचर अप्रिसिएशन। तो दोस्तों ये भी गलत है। अप्रिसिएशन पाने के लिए वो खुद बुक पढ़ रही है ताकि उसका नाम सबसे ज़्यादा बुक पढ़ने वालों में आए। लास्ट ऑप्शन है रवि एक्सप्लोरिंग वेरियस रिसोर्सेज फॉर हिज प्रोजेक्ट बिकॉज ही लव लर्निंग न्यू थिंग। तो दोस्तों ये सही है, अपने प्रोजेक्ट को करने के लिए और लर्निंग को सीखने के लिए, क्योंकि वो नई नई लर्निंग को सीखना चाहता है। रवि जो है मल्टीपल रिसोर्स का यूज़ कर रहा है या वेरियस प्रोजेक्ट का यूज़ कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सीखने की इच्छा जाग रही है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन यही है कि खुद से सीखने की इच्छा जागे, ना कि किसी प्रेशर की वजह से या किसी लालच की वजह से। क्वेश्चन नंबर अब 26 में चलते हैं। विच ऑफ दीज स्ट्रेटेजीज इज नॉट इफेक्टिव इन हेल्पिंग स्टूडेंट कॉप विद एंजाइटी। इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायक नहीं देती है। दोस्तों यहाँ नहीं पूछा गया है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने ये है। अब 1 बाय 1 हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टीचिंग them method for effective and meaningful learning, helping them get realistic short term goals, या helping them recognize the source of their anxious feeling, या comparing student performance with one another in classroom। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका 4 ही ठीक है, कंपेयरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद वन अदर इन क्लासरूम। इफेक्टिव नहीं होगा, नॉट पूछा गया था, तो हम दूसरे की परफॉर्मेंस को दूसरे की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, जैसे कोई ज़्यादा मार्क्स लाने वाला बच्चा है और उसको कम मार्क्स वाले के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो कम जिसके मार्क्स आ रहे हैं या कम मार्क्स जिसके आए हैं, वो एक एंजाइटी फील करेगा कि मैं इससे बहुत कम नंबर ला रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके से उसके अंदर बहुत एंजाइटी फील होगी, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये इफेक्टिव नहीं होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। रचिता इज अ मैथमेटिक्स टीचर ट्राई टू एनालाइज एरर मेड बाय हर स्टूडेंट्स इन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑपरेशन टू बी अप्लाइड फॉर स्टेटमेंट सम। शी डज दिस टू। रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों को सही प्रक्रिया में पहचानने में का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सेग्रीगेट स्टूडेंट हु मेक मोर एरर इन कंपेरिजन टू अदर। तो ये तो दोस्तों गलत ही है कि जो बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं उनको अलग कर देना। गिव मोर क्वेश्चन टू देम एज पनिशमेंट के तौर पर उनको ज़्यादा क्वेश्चन दे देना, ये भी गलत है। करेक्ट द एरर बाय गिविंग देम मोर प्रैक्टिस दे देना ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार पाए, ये भी गलत है। अंडरस्टैंडिंग द एरर सिंस दे आर अ विंडो टू चिल्ड्रन थिंक। तो दोस्तों ये सही है कि यानी कि उनकी जो गलतियाँ उनको पहचानना और एक तरीके से उनको क्या करना, एक विंडो प्रोवाइड करना, यानी कि जिससे वो समझ पाए कहाँ उनकी गलतियाँ हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020 लेज एम्फेसिस ऑन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने। लर्निंग फॉर एग्जाम, रॉट लर्निंग, प्रैक्टिस एंड ड्रिल, या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों प्रैक्टिस एंड ड्रिल पर नहीं देती है, रॉट लर्निंग रट्टाफिकेशन पर नहीं देती है, लर्निंग फॉर एग्जाम के लिए सिर्फ पढ़ो ये भी नहीं, जबकि क्या देती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देती है कि बच्चा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाए, सीख पाए और अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ कर पाए। बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। चिल्ड्रन लर्न मोस्ट मीनिंगफुली, और 4 ऑप्शन आपके सामने। बच्चे शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं थ्रू लेक्चर एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। गलत, लेक्चर मेथड के थ्रू वो मीनिंगफुल ज़्यादा लर्निंग नहीं हो पाएगी।
बाय रिपीटेड मैकेनिकल प्रैक्टिस, गलत, ये भी गलत है। व्हेन दे आर एक्टिवली इंगेज इन टास्क एंड एक्टिविटीज़, तो दोस्तों बिल्कुल सही, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो पाएंगे एक्टिविटीज़ में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल लर्निंग कर पाएंगे। तो यही इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन था। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। गिविंग स्टूडेंट एक्सेस टू रेंज ऑफ सुटेबल मटेरियल एंड द स्कोप टू सेल्फ डायरेक्ट देयर लर्निंग इन अ वे ऑफ प्रोमोटिंग, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की एक विधि है। 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे और इसमें बोला गया है रॉट लर्निंग, कम्पिटिटिव लर्निंग या डिस्कवरी लर्निंग या लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों जो आपका इसमें सही ऑप्शन होगा वो आपका डिस्कवरी लर्निंग होगा। डिस्कवरी लर्निंग के अंदर क्या होता है, बच्चा जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो पाता है, एक्टिवली इन्वॉल्व, उसका इन्वॉल्वमेंट जो होगा वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। और जब डिस्कवरी करेगा तो नई नई चीज़ें क्या करेगा, डिस्कवर करेगा, नई नई चीज़ को भी वो क्या करेगा, डिस्कवर करेगा। तो डिस्कवर न्यू थिंग्स, और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होगी इससे, डिस्कवरी लर्निंग से। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 अन्वेषित अधिगम वो करेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस CDP के, जो पेपर 1 हमने सॉल्व किया, जो 20 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन पेपर हुआ था। आने वाली वीडियोस में हम EVS, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज, जिसमें हम हिंदी, इंग्लिश और उर्दू को कवर करेंगे। तो आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। अगर आप को वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपका वीडियो में लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।